नमस्कार। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जा चुका था और इसके साथ ही गिराई गई 5 राज्यों की सरकारें। लेकिन ये गिरने और गिराने के बीच एक नेता की किस्मत बदल रही थी, क्योंकि अचानक से सूबे में चुनाव आ गया था। 1992 में मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह को खुश करने के लिए नरसिम्हा राव ने एक नेता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तब ना तो वो नेता ना ही अर्जुन सिंह ने ये सोचा होगा कि इस नेता के मुस्तकबिल में मुख्यमंत्री बनना लिखा है, वो भी अगले 10 सालों के लिए। एक मीटिंग, एक आंकड़ा, एक फोन कॉल और एक नेता का राजनीतिक मैनेजमेंट। 1993 के दिसंबर के ठंड के दिनों के बीच गर्माहट महसूस की जा रही थी, क्योंकि सत्ता से 3 साल तक दूर रही कांग्रेस के पास सूबे की सत्ता लौटी थी और अब कमान संभालने का वक्त था। लेकिन सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल भोपाल से लेकर दिल्ली तक तैर रहा था और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 3 नेताओं को दिल्ली से भोपाल भेजा ताकि सीएम तय किया जा सके। जनार्दन रेड्डी, विलास राव मुत्तेमवार और आर.के. धवन भोपाल पहुंचे और श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास के ऊपर वाले फ्लोर पर विधायकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस के 174 विधायक मौजूद थे और चुनाव करना था 2 लोगों के बीच। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके श्यामाचरण शुक्ल और युवा लेकिन कांग्रेस की जीत का नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के बीच विधायकों में से 103 ने प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को अपना समर्थन दिया और 56 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल के समर्थन में उतरे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन लगाया गया और आंकड़े बताए गए और फिर आंकड़ों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नरसिम्हा राव ने मध्य प्रदेश की कमान दिग्विजय सिंह को सौंप दी। जब दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तब शुक्ल बंधु उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। इसी मुख्यमंत्री निवास में तब उस समय चूंकि खाली था, राष्ट्रपति शासन की बात थी, तो ऊपर का जो हॉल है वहां पर विधायक दल की बैठक हुई थी। उस विधायक दल की बैठक में कहते हैं कि अर्जुन सिंह सुभाष यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनवाना चाहते थे, ये सोचकर कि मध्य प्रदेश में अब ओबीसी से आने वाले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन स्थितियां इस तरह की नहीं बनी और जब वोटिंग हुई तो वोटिंग हुई दिग्विजय सिंह और श्यामाचरण शुक्ल के बीच में और वोटिंग में श्यामाचरण शुक्ल हार गए। और तब कहते हैं कि कमलनाथ और सुरेश पचौरी जैसे नेताओं ने दिग्विजय सिंह की बहुत मदद की। कमलनाथ के उस समय जो 18-20 विधायक हुआ करते थे, उन सब के वोट उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए ट्रांसफर करवाए और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह हमेशा कमलनाथ का वो एहसान मानते रहे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 46 साल के दिग्विजय सिंह के पास न तो तब इतना राजनीतिक तजुर्बा था और न ही वो इतने कद्दावर नेता कि 103 विधायकों को अपने पाले में ला पाए। इन सब के पीछे था कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता का दिमाग और समर्थन था संजय गांधी के पुराने मित्र और आला कमान के करीबी एक और नेता का। ये दोनों नेता थे अर्जुन सिंह और कमलनाथ। एमपी कांग्रेस 1993 के चुनाव के वक्त 3 खेमों में बटी थी। एक तरफ था अर्जुन सिंह का गुट, जिसे कमलनाथ का समर्थन था और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी इसी गुट के दिग्विजय सिंह को दी गई थी। दूसरी तरफ थे शुक्ल बंधु श्यामाचरण शुक्ल, जो 1989 में अर्जुन सिंह को मात देकर मुख्यमंत्री बन गए थे और 1993 की जीत के बाद चौथी बार सत्ता हासिल करने की जुगत में थे। इनको शह मिल रही थी अपने भाई विद्याचरण शुक्ल से, जो नरसिम्हा राव सरकार में संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे और प्रधानमंत्री के करीबियों में से एक गिने जाते थे। तीसरा खेमा था ग्वालियर रियासत के महाराज माधवराव सिंधिया का, जो तब नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे थे और 1985 में अर्जुन सिंह के हारने के बाद सीएम पद पाने की लालसा दबाए हुए थे। जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 1993 में मुख्यमंत्री बने तो दिग्विजय सिंह उस समय बहुत ही कमजोर राजनेता थे। एक तो उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी और फिर वो समय था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ताकतवर गुट थे। अर्जुन सिंह गुट एक, जिसके बारे में माना जाता है कि दिग्विजय सिंह उसके अनुयायी थे, पर
जो लोग राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं वो जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ये धारणा बनाए रहे कि वो अर्जुन सिंह गुट के हैं, पर असल में वो धीरे धीरे अपना ही एक गुट जैसा खड़ा करने की कोशिश करते रहे। दूसरा शुक्ल बंधुओं का गुट, तीसरा सिंधिया माधवराव सिंधिया का गुट, फिर कमलनाथ थे ही, उस समय सुरेश पचौरी भी बहुत ताकतवर हुआ करते थे। मध्य प्रदेश की जीत की खबर सुनने पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को सबसे पहले महाराष्ट्र फॉर्मूला याद आया। महाराष्ट्र में राव ने प्रधानमंत्री पद के एक दावेदार शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाकर अपने लिए रास्ता आसान कर लिया था और अब वो पीएम के पद के दूसरे दावेदार अर्जुन सिंह को भी भोपाल भेजकर अपने लिए रास्ता आसान करना चाहते थे। लेकिन तब नरसिम्हा राव के भरोसेमंद ज्योतिषी एन.के. शर्मा ने इसके उलट सलाह देते हुए कहा कि अर्जुन सिंह दिल्ली में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है और फिर पीएम ने अर्जुन सिंह से मुख्यमंत्री के लिए नाम पूछा। एमपी की सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी अर्जुन सिंह ने नाम बढ़ाया सुभाष यादव को। नरसिम्हा राव जिस नाम से अनजान थे, तब अर्जुन सिंह ने ओबीसी चेहरे को आगे करने की रणनीति का हवाला दिया। लेकिन नरसिम्हा राव अर्जुन सिंह से ज्यादा सहमत नहीं थे और मामला विधायक दल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई, अर्जुन सिंह के इशारे पर दिग्विजय सिंह ने अपने आवास पर विधायकों को बुला लिया। लगभग 90 विधायक दिग्विजय सिंह के आवास पर पहुंच चुके थे और वक्त की नजाकत को समझते हुए माधवराव सिंधिया ने अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर लिया और फिर कमलनाथ ने अपने पाले के विधायकों को भी दिग्विजय सिंह के पाले में डालकर दिग्विजय की जीत तय कर दी। अर्जुन सिंह का मैनेजमेंट, कमलनाथ की दोस्ती और मुख्यमंत्री पद तीनों दिग्विजय सिंह को मिला था। लेकिन महज 46 साल के दिग्विजय सिंह के लिए कई दिग्गज मंत्रियों के साथ काम करना आसान नहीं था और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आज के समय के सबसे बड़े किंग मेकर ने राजनीतिक चतुराई का नया खेल शुरू किया और बन गए सबसे बड़े खिलाड़ी। दिग्विजय सिंह जब सीएम की कुर्सी पर बैठे तो कई चीजें ऐसी रहीं जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन पहले कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह अपने सीनियर मंत्रियों से परेशान रहते थे। कोई भी सीनियर मंत्री मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वो सम्मान नहीं देता था जो एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। धीरे धीरे जब दिग्विजय सिंह ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो पूरे के पूरे मंत्री या यूं कहें कि बहुत सारे मंत्री थे जो उनसे बहुत सीनियर हुआ करते थे राजनीति में, क्योंकि दिग्विजय सिंह 77 में पहली बार विधायक बने थे राघवगढ़ से। उसके पहले वो राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको राजनीति में लाने वाले श्यामाचरण शुक्ल थे। 80 में वो पहली बार सिंचाई मंत्री बने थे दिग्विजय सिंह, तो बहुत जूनियर थे एक तरह से। और जब मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र वही 46-47 वर्ष के करीब थी। तो उनके जो वरिष्ठ मंत्री होते थे वे कई बार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वो सम्मान न देते जो एक मुख्यमंत्री को सामान्य रूप से मिलना चाहिए। राजेंद्र शुक्ल जो डीपी मिश्र की सरकार में भी मंत्री थे, वो दिग्विजय सिंह को अपना जूनियर ही समझते थे और जब भी किसी काम के कारण उन्हें सीएम आवास जाना होता तो प्रोटोकॉल से अलग उनकी कार मुख्यमंत्री आवास के आंगन तक पहुंच जाती। दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री थे जो उनसे बहुत वरिष्ठ थे। उन्हीं में से एक थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, हजारीलाल रघुवंशी, इसके अलावा ढेर सारे और भी मंत्री थे। मुख्यमंत्री निवास में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की कार सीधे पोर्च तक जाती थी मुख्यमंत्री निवास के और सभी वरिष्ठ मंत्रियों के लिए दिग्विजय सिंह जैसा हमेशा सम्मान देते हैं, खूब सम्मान देते हैं। लेकिन इन सब चीजों को धीरे धीरे दिग्विजय सिंह ने संभालना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने आम कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने की रणनीति बनाई और अपना कैडर खड़ा करने के लिए दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से जुड़े सारे काम व्यक्तिगत तौर पर करना शुरू कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच दिग्विजय इतने पॉपुलर हो गए कि आज भी सूबे के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिग्विजय की अच्छी खासी पकड़ है। देखिए, हमको लगता है संभवतः दिग्विजय सिंह जी बड़े रेयर प्रमुख मंत्रियों में उसमें माने जाते होंगे कि उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं लिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। और जब वो चलते थे फ्लीट में तो एक गाड़ी में रहते थे, एक गाड़ी
आगे पीछे मिला करके सिक्योरिटी रहती थी। तो बड़े सादगी से और बहुत ही एकदम से संगठनात्मक क्षमता उनमें ज्यादा थी, तो उसके नाते वो उस तरह से सरकार चलाते थे। और एक हमें प्रकरण भी याद है, उस वक्त 6 बजे से अपॉइंटमेंट देते थे। किसी के लिए मैंने फोन किया तो हमसे क्या उसको फला दिन 6 बजे भेज दो, तो 6 बजे भी के बाद ही 1 घंटे 1.5 घंटे कुछ लोगों से अपॉइंटमेंट देके मिलती थी, सुबह अखबार पढ़ते वक्त भी। दिग्विजय सिंह जी वास्तव में एक अद्भुत और अतुलनीय राजनेता हैं। वो एक आम आदमी के राजनेता के तौर पर हमेशा प्रस्तुत होते रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक अगर कोई भी बात हो तो वो उन्हें मुख्यमंत्री होने का गुमान नहीं होता है, एक राजा होने का गुमान नहीं है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति दिल्ली कॉलेज से पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति अभिजात वर्ग में शुमार होता हो, लेकिन जब वो गांव में जाते थे तो पगड़ी पटका बांध के या पटका जैसे एक छोटी टॉवेल बांध के जाते थे। उनके साथ एक ग्राम संपर्क अभियान में था मैं। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान था। टीकमगढ़ जिले के गांव में हमारा हेलीकॉप्टर उतरा, मेरे साथ मैं उनके साथ था। दिग्विजय सिंह जी थे, तत्कालीन मुख्य सचिव के.एस. शर्मा और मुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव प्रमुख सचिव आर.एन. बरवा भी साथ में थे। हेलीकॉप्टर जैसे उस गांव में उतरा तो लोगों ने कहा कि यहाँ गैंग घूम रही है। गैंग मतलब डाकू घूम रहे हैं। तो लगभग जो सब लोग थे, पायलट थे या अफसरों ने उनको सलाह दी, बरवा साहब ने सलाह दी कि अपन यहां से उड़ चले क्योंकि यहाँ डाकू है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही वो आज तक मेरे मन को छू जाती है। एक साहसी व्यक्ति का, उन्होंने कहा किसी भी डाकू में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को कोई गोली चला दे, क्योंकि उसके बाद उसे मालूम है कि उसके पूरे खानदान को उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह न केवल वहां रुके बल्कि 1.5-2 घंटे रुके और उन्होंने पूरी शिद्दत, लोग आते रहे कि साहब गैंग है, यहाँ है और वहां है। उन्होंने कहा कोई गैंग यहाँ वहां नहीं। बढ़िया खटिया डाल के मट्ठा पिया, लोगों से बात की, बिजली की समस्या की बात की, ट्रांसफार्मर खराब होने पे एक जो इंचार्ज अफसर था उसको सस्पेंशन का ऑर्डर दिया और उसके बाद उड़े। कार्यकर्ताओं को साधना और फिर उन विधायकों को ठिकाने लगाना जो लगातार दिग्विजय सिंह के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। ये 2 काम ऐसे थे जिसको पूरा कर दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस में अपने आप को एक छत्र के रूप में स्थापित किया। लेकिन ये करना दिग्विजय सिंह के लिए बहुत आसान नहीं था। अर्जुन सिंह की छत्र छाया में राजनीति शुरू करने वाले दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले उन नेताओं को साधना शुरू किया जिनको पुरस्कृत करके वो कमजोर मुख्यमंत्री से ताकतवर राजनेता के रूप में स्थापित हो पाते, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने कमलनाथ को साधना शुरू किया। और जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बने तो उन गुटों का संतुलन करने के चक्कर में उन्होंने सभी लोगों के मंत्री बनाए, सभी गुटों से तमाम सब लोगों के। उस समय सरकार पर कमलनाथ का अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। कहने को तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के नेता थे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू से वो एक बड़ी शक्ति रहे हैं और चीजें जो उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई रही हैं उन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने इलाके के लिए काफी कुछ करवाते रहे हैं। कमलनाथ के सहारे दिग्विजय सिंह पीएम नरसिम्हा राव के इतने करीब आ गए कि नरसिम्हा राव के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। 1995 में अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, तिवारी कांग्रेस में चले गए और नरसिम्हा राव के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो दिग्विजय सिंह नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जब नरसिम्हा राव की जगह 1996 के चुनाव के बाद सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो दिग्विजय सिंह केसरी खेमे में आ गए। वैसे भी सीताराम केसरी को दिल्ली की राजनीति में मजबूती के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की भरपूर ताकत चाहिए थी। और फिर इसी तरह जब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सोनिया गांधी को समर्थन किया और उनके पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए। लेकिन सोनिया गांधी से दिग्विजय सिंह की नजदीकी 1997 ही नहीं बल्कि 1984 के समय से थी और उसका कारण थे राजीव गांधी। दरअसल जिन युवा तुर्कों के सहारे राजीव गांधी अपनी राजनीति गढ़ रहे थे उनमें सबसे चर्चित नाम थे ऑस्कर फर्नांडिस, अशोक गहलोत, राजेश पायलट और दिग्विजय सिंह। राजनीति नामा में एक किस्सा शेयर करते हुए पत्रकार दीपक तिवारी लिखते हैं,
कि दिल्ली में एक रात राजीव गांधी ने कुछ वरिष्ठ संपादकों को भोजन पर बुलाया था। राजीव गांधी के साथ उस डिनर पार्टी में कांग्रेस के कुछ युवा सांसद भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह भी बतौर सांसद वहां मौजूद थे। उस पार्टी में ब्लिट्स के लेजेंडरी संपादक रूसी करंजिया भी थे और इसी दौरान जब रूसी करंजिया को बार बार दिग्विजय सिंह बोलने में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने शॉर्ट में दिग्गी राजा बोला और तभी से दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा के नाम से मीडिया में छा गए। दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी का सबसे बड़ा फायदा मिला 1998 के विधानसभा चुनाव में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट बंटवारे में प्रदेश के सीएम को खुली छूट दे दी और अब वक्त दिग्विजय के साथ था। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने उन नेताओं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया जिन्होंने दिग्विजय सिंह को पहले कार्यकाल के दौरान जूनियर होने के कारण सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था। कि 98 के समय जब टिकट देने की बारी आई तो दिग्विजय सिंह ने अपने इन्हीं सभी 17-18 जो सीनियर मंत्री हैं इनको टिकट देने से मना कर दिया। परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न हुई कि इनके लिए अब टिकट नहीं दिया जाएगा। भागे भागे सभी मंत्री दिग्विजय सिंह के पास में आए। तब कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने इन सभी नेताओं को, उसमें श्रीनिवास तिवारी जो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष भी हुआ करते हैं, इन सब लोगों के टिकट रोककर एक तरह से पहले अपने सामने अपने दरबार में इन सब लोगों की हाजिरी लगवाई और इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छे से जता दिया कि अब इस बार अगर उनको टिकट मिल रहा है, वो राजनीति में कंटिन्यू कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह के कारण है। ये जो दिग्विजय सिंह की शैली है इसको कहते हैं कि फिर दूसरे टर्म में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की कार दिग्विजय सिंह के पोर्च में नहीं गई। फिर ये सभी मंत्री दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री के प्रति जैसा सम्मान होता है वैसा ही देने लगे। विधायकों को कसने के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने एक रणनीति के तहत उन नेताओं को केंद्र की राजनीति में भेजना शुरू कर दिया था जो दिग्विजय सिंह के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे। कि पहले टर्म में दिग्विजय सिंह बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री थे एक तरह से, चूंकि इतने सारे पावरफुल नेता थे, पर धीरे धीरे जिस तरह से राजनीति में हाशिए पर शुक्ल बंधु चले गए, विद्याचरण शुक्ल चले गए, श्यामाचरण शुक्ल चले गए, फिर उसके बाद में माधवराव सिंधिया भी धीरे धीरे कमजोर तो नहीं हुए। उनके साथ में जो एक बहुत ही दुर्घटना हुई, एक हवाई जहाज दुर्घटना में जब वो नहीं रहे तो वे भी राजनीति में एक तरह से। उसके अलावा दिग्विजय सिंह ने अपने जो मंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे उन सब के लिए 99 में लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। तो बहुत सारे उनमें कांतिलाल भूरिया, चरणदास महंत, इस तरह के जो मंत्री थे उनके लिए दिल्ली रवाना करवा दिया। तो दिग्विजय सिंह 98 के चुनाव में जब दूसरे टर्म में हुए तो सर्वशक्तिमान बन के निकले। फिर दिग्विजय सिंह पर किसी का कोई अंकुश नहीं था। प्रतिद्वंदियों को पार लगाने के बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के एकमात्र नेता बन गए थे। अश्वमेघ की तरह दिग्विजय प्रदेश में अपनी सरकार चलाने लगे, लेकिन यहीं से उन्होंने अपने और अपने दल के लिए 15 साल का वनवास भी तय कर लिया था। लेकिन क्यों दिग्विजय का दूसरा कार्यकाल इतना अलोकप्रिय हुआ कि कांग्रेस खुद भी अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल लोगों को याद नहीं दिलाना चाहती। तमाम राजनीतिक प्रबंधन और बैतूल में किसानों पर गोली चलने जैसी घटनाओं के बाद 1998 में चुनावी जीत ने दिग्विजय सिंह के आत्मविश्वास को अति में बदल दिया और यहीं से दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के लिए हार की इबारत लिखना शुरू कर दी। दूसरी पारी में दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक मैनेजमेंट को बतौर उदाहरण पेश करने के लिए कई ऐसे निर्णय लिए जो उनकी सत्ता के लिए बाद में घातक साबित हुए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सरकारी तंत्र में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर लेकर आए। स्थानीय भाषा में कहें तो कर्मी कल्चर। सहायक शिक्षक की जगह शिक्षा कर्मी की नियुक्ति की जाने लगी। इससे सरकारी कर्मचारी खफा हो गए। फिर एमपी की सड़कों की खस्ता हालत मुद्दा बनी और हमेशा नदारद रहने वाली बिजली से लोग परेशान हो रहे थे। दिग्विजय सिंह लगातार सफाई देते रहे कि नया राज्य छत्तीसगढ़ बना तो सब बिजली घर वहां चले गए। बताइए बिजली कहां से दूं? उस बीच में दिग्विजय सिंह ने अपना जो पूरा फोकस किया, उन्होंने कहा कि विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल
इंजीनियरिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। तो जो सड़कों और बिजली में जो शुरुआती काम नहीं हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 2000 आते आते मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क की स्थिति बहुत खराब हो गई और तभी एक बड़ा निर्णय हुआ 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो बिजली सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पैदा होती थी जो मध्य प्रदेश को मिलती थी, तो वहां से बिजली मिलना बंद हुई। इससे ज्यादा एक्चुअली जो उनका सेकंड टर्म था उसमें दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द जो नौकरशाहों का घेरा बना और उन्होंने एक दलित एजेंडा और चरोकर भूमि का वितरण, जिस तरह से फिर उनके बारे में कुछ चीजें ऐसी प्रचारित हो गई जो उन्होंने नहीं कही थी, जैसे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हमें कर्मचारियों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और दरअसल ये सारी चीजें उन पर भारी पड़ गई। दलित एजेंडा, कर्मचारियों का जो अस्थायी कर्मचारियों का या संविदा के कर्मचारियों का बाहर करना और फिर कर्मचारियों का वोट नहीं चाहिए, हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार भारी पड़ जाती हैं। लगातार सरकार की होती छीछा-लेदर ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और फिर 2003 में बीजेपी ने अपने सबसे फायर ब्रांड नेता और राजमाता सिंधिया की खोज माने जाने वाली उमा भारती को मैदान में उतार दिया। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को बिपाशा यानी बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर घेरते हुए मिस्टर बंटाधार तक कहना शुरू कर दिया और फिर 2003 के विधानसभा चुनाव में 172 विधायकों वाली कांग्रेस महज 38 सीटों पर सिमट कर रह गई। उस समय के उनके जो किए गए निर्णय हुए तो वो कहते हैं कि उसके कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को 1999 में तब हुआ जब नगरीय निकायों के चुनाव होना थे और कांग्रेस में गुटबाजी इतनी बढ़ी कि दिग्विजय सिंह ने फ्री फॉर ऑल कर दिया। फ्री फॉर ऑल करने में ये हुआ कि कोई भी आदमी अब हमारा उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, जो भी जीत के आएगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। यहां से कांग्रेस का संगठन समाप्त होना शुरू हुआ, क्योंकि वही दौर है जब कमजोर कांग्रेस अध्यक्षों को लाने की परंपरा आरंभ हुई, जो चलते चलते 2003 तक आते आते उसका इस तरह से पटाक्षेप हुआ कि दिग्विजय सिंह को उमा भारती के हाथों बहुत ही करारी हार झेलना पड़ी, जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस की इससे ज्यादा खराब हार कभी नहीं हुई। 2003 की हार के बाद से लेकर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को बीजेपी हर चुनाव में मुद्दा बनाती रही। 2008 हो या 2013, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कांग्रेस के लिए वो नासूर बन गया जो उसके लिए 15 साल का वनवास लेकर आया। लेकिन तमाम विरोध और बंटाधार की छवि के बावजूद कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह वो नेता है जिनकी जरूरत पार्टी को हमेशा पड़ती है। अपने कार्यकाल के दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी पैठ बनाई कि आज भी कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को साधने के लिए दिग्विजय की ओर देखना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी, उसका एक बड़ा कारण है, उसकी जगह आप भी हो सकते हैं। वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, आज 52 जिले हैं, पहले कम हुआ करते थे, सभी जिलों में उनके लोग हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को वो फर्स्ट नेम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा गांव हैं, उनमें अधिकांश जगहों पर वो फर्स्ट नेम से जानते हैं। एक बार विधानसभा चुनाव के लिए बैठक की तैयारी हो रही थी, उनके एक सहयोगी ने मुझसे कहा, तो उन्होंने कहा चलिए रजिस्टर निकालते हैं, देखते हैं कहां से क्या है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा मुझे रजिस्टर की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में सब कुछ है। तो दरअसल सीधे संवाद और संपर्क वाले राजनेता हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के अपरिहार्य तत्व हैं वो। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक काम किया। रणनीति बनाने में भी वो माहिर माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसकी आज भी लोग सराहना करते हैं। दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत नाम की एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाते थे और 10 टिकटार्थियों से बात करते थे, उनके साथ खाना खाते थे और उन्हें वचन दिलाते थे कि अगर एक को टिकट मिलता है तो 9 उनकी मदद करेंगे। एक चेहरा कई पहचान। दिग्विजय सिंह की यही खासियत उन्हें प्रदेश की राजनीति के इतिहास और वर्तमान में सबसे मोटे अक्षर में वर्णित करती है। टीम न्यूज़ स्टेट।